रीवा में साइलेंट कोरोना की चपेट में थे बच्चे। जांच में कई बच्चों की एंटीबॉडी आने से चिकित्सक हैरान। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल मई माह में मिले थे 7 बच्चे संक्रमित। कोरोना की दूसरी लहर में जिले में कई बच्चे साइलेंट कोरोना की चपेट में थे। इसका पता संजय गांधी अस्पताल में सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए आए बच्चों की कोविड एंटीबॉडी की जांच रिपोर्ट में सामने आया, जहां 2 माह में 40 से 50 बच्चे ऐसे आए हैं जिनकी जांच में कोरोना एंटीबॉडी मिली है। जिले में अप्रैल से मई के बीच में 2 नवजात समेत संक्रमित मिले 7 बच्चे मेडिकल कॉलेज के गांधी स्मृति अस्पताल में भर्ती थे। सभी 5 से 11 साल तक के थे। शुरुआत में ठीक होने के बाद भी संक्रमित बच्चे कमज़ोर रहे। अब इस तरह के बच्चों में नई बीमारियां आ रही हैं। चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना की लहर खत्म होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल आ रहे अधिकतर बच्चों की कोविड एंटीबॉडी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पता चला है कि ये बच्चे साइलेंट कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन इनको पता नहीं चला था। जीएमएच शिशु एवं बाल रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज के मुताबिक 2 माह में 40 से 50 ऐसे बच्चे जिनमें कोरोना एंटीबॉडी मिली है। अब इस तरह के अधिकतर बच्चे पीलिया, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर सहित अन्य बीमारियों के लक्षण के साथ गंभीर स्थिति में आ रहे हैं। डॉक्टर नरेश बजाज के मुताबिक जब भी हम किसी खतरनाक वायरस से संक्रमित होते हैं तो हमारे शरीर में एक सुरक्षात्मक प्रोटीन बनता है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। जो मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं उनका टेस्ट के जरिए पता लगाया जाता है कि शरीर में एंटीबॉडी कितनी है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद अब ऐसे बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं जिनको कोरोना हुआ था पर पता नहीं चला। ऐसे बच्चों में पीलिया, निमोनिया, इन्फेक्शन आदि बीमारियां सामने आ रही हैं जो सामान्य से अलग स्थिति में हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे कोविड की एंटीबॉडी की जांच की गई है जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है कि क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण ऐसा है या फिर कुछ और जांच के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर नरेश बजाज का मानना है कि दूसरी लहर में ही कई बच्चे कोरोना वायरस के शिकार हो गए जो नॉर्मल इलाज के दौरान ठीक तो हो गए और उनके परिजनों को पता भी नहीं चला। शायद यही कारण है कि इस समय आने वाले बच्चों में एंटीबॉडी देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं एंटीबॉडी को लेकर डॉक्टर नरेश बजाज का क्या है कहना। WHO ने जो वार्निंग दी है बेसिकली वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अपन ने कोविड फर्स्ट स्टेज देखा, मैं आपके माध्यम से सभी पब्लिक को क्या है, कुछ बच्चे अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर आ रहे हैं जिनमें कोरोना एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है। कोरोना एंटीबॉडी पॉजिटिव यानी इनको पहले कोरोना हो चुका है, अभी साइलेंट कोरोना नहीं है। इनको कोरोना 2-4 महीने पहले बड़ों से किसी से लगा होगा जिसके कोई सिम्टम्स नहीं आए, मालूम नहीं चला, कोरोना की एंटीबॉडी डेवलप हो गई, कोरोना पॉजिटिव आ गए, उस समय रहे होंगे। अब कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगा लेकिन एंटीबॉडी ज़रूर पॉजिटिव आएगी। और ये केसेस अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ आ रहे हैं निमोनिया से, कुछ आ रहे हैं पीलिया से, कुछ आ रहे हैं मस्तिष्क ज्वर से, और कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं टाइफाइड मलेरिया के कॉम्बिनेशन टाइप से, जिनमें लिवर भी बड़ा है, स्प्लीन भी बड़ी है, तेज़ बुखार भी आ रहा है, नॉर्मल दवाइयों को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है, SpO2 कम होने के साथ WBC बहुत बढ़ जाता है, एकदम ऐसा लगता है बुरी तरह इन्फेक्शन है, और उसी का इलाज गाँव में चलाते रहते हैं वो लोग। तो जब यहाँ तक आते हैं तो बहुत क्रिटिकल, बहुत सीरियस हो चुके रहते हैं। और जैसे ही हम लोग टेस्ट कराते हैं तो उनका डी डाइमर भी बढ़ा हुआ है, फेरेटिन भी बढ़ा हुआ है, और अल्टीमेटली जब ट्रीटमेंट चालू करके देखते हैं तो इनके एंटीजन क्रॉस रिएक्ट कर रहे हैं 2 से, टाइफाइड से, मलेरिया से और स्क्रब टाइफस से। तो स्क्रब टाइफस नाम की एक और बीमारी है जो इन बच्चों में बहुत हो रही है। स्क्रब टाइफस टाइफाइड से मिलती जुलती बीमारी है, पर ये बच्चे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, ज़्यादा सीरियस होते हैं। उनको टाइम पे अगर इलाज नहीं मिले तो मस्तिष्क ज्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मस्तिष्क ज्वर अगर हो गया उनको तो फिर वो बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इन केसेस में जो स्क्रब टाइफस अभी पॉजिटिव आ रहे हैं, मैं ये आपके माध्यम से ये सब डॉक्टर्स को भी बताना चाहूँगा कि जो स्क्रब टाइफस पॉजिटिव आ रहे हैं, मलेरिया टाइफाइड पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनको ARDS टाइप की यानी लंग में इन्फेक्शन वाली, सांस चलने वाली बीमारी आ रही है, और ख़ास करके जो पीलिया के केसेस आ रहे हैं, इन सब में 80% केसेस में कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इनको कोरोना पहले हो चुका है, उनके कारण कुछ इम्यून डेफिशिएंसी हुई हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो जिसके कारण इनको ये बीमारियाँ ज़्यादा प्रेस्पिरेट हो रही हैं। क्योंकि इस साल जितने हमने पीलिया केस देखे पहले कभी नहीं देखे, और जितने पीलिया के केसेस में हम कोविड एंटीबॉडी करा रहे हैं करीब करीब सब में पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसे 30 से 40 बच्चे हम देख चुके हैं जो इन बीमारियों से ग्रसित हुए हैं, उन सबका एंटीबॉडी पॉजिटिव आया है, प्राइवेट में भी, सरकारी अस्पतालों में भी। और ये जब बहुत लेट हो जाते हैं, जैसे उनकी सांस बहुत बढ़ गई, SpO2 सडनली कम हो गया, 60-70 से नीचे जाने लगा, तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। कईयों को वेंटिलेटर से हमने बचा लिया है, पर कई फिर भी नहीं बच पाते हैं। पीलिया वाले ज़रूर ग्रसित होकर धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। बाकी स्क्रब टाइफस और
ARDS यानी सांस लेने वाली बीमारी इतनी खतरनाक आ रही है कि उनको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और सभी को मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी 3 या 4 दिन का बुखार नहीं उतरे, कहीं भी शरीर में दाने आए, बच्चा अजीब सी हरकत करे, पीली पेशाब जाने लगे, तेज़ ठंड देके बुखार आए, तो इमीडिएटली किसी सीनियर डॉक्टर को या सीनियर बच्चों के डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि जल्दी से जल्दी उनका प्रॉपर करके जांच करके इलाज शुरू हो और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। क्योंकि इसमें जितना अपन लेट करेंगे उतना बचने की संभावना कम हो जाती है, और ये उतनी ही खतरनाक है जितनी कोरोना थी। बस ये है कि जो समय पे आता है वो बच जाता है, तो इसमें लेट बिल्कुल ना करें। जब भी ये सिम्टम्स आएँ, खास करके पीलिया, पेट फूलना, उल्टी होना, खाना नहीं खाना, सुस्त होना, ठंड देके बुखार आना, मस्ती ज्वर के सिम्टम्स होना, अजीब हरकत करना, झटका आना, तो इमीडिएटली अस्पताल आ जाएं और इलाज शुरू करें। सर जैसे बताया जा कि इसकी लहर में बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये जो अभी वेव चल रही है, इससे देख के तो ये लग रहा है कि काफ़ी बच्चे पहले ही इन्फेक्ट हो चुके हैं, और इतने अगर बच्चे इन्फेक्ट हो गए होंगे अगर, तो मेरी समझ से जो हमने अब तक देखा है, कोरोना अगले से लहर में बच्चों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे प्रभावित हो चुके हैं जिनको मालूम ही नहीं चल पाया। और चूँकि बच्चों का रेजिस्टेंस इतना अच्छा है, कोरोना उनको साइलेंट था। अभी तो ये हमने जो बच्चे देखे जो सिम्टम्स वाले हैं उनका टेस्ट कराना, हो सकता है बाकी बच्चों का कराएं तो उनका भी कोविड पॉजिटिव आ जाए एंटीबॉडी। तो अगर इतने लार्ज स्केल में अगर बच्चों को कोविड हो चुका है पॉजिटिव, तो आने वाले समय में हमें लगता है कि बच्चों सेफ़ रहेंगे, ज़्यादा नहीं इफेक्ट होंगे, जहाँ तक मेरा सोचने का सवाल है। फिर भी अगर कोविड पॉजिटिव बच्चे आते हैं और सीरियस होते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं रीवा में, और किसी बच्चे को हम कोई भी प्रॉब्लम कोशिश करके नहीं होने देंगे। घूसखोर राजस्व निरीक्षक को न्यायालय ने दी 4 साल की सजा। भ्रष्टाचारी राजस्व निरीक्षक को लोकायुक्त न्यायालय ने सुनाई 4 वर्षीय कठोर कारावास की सजा। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त जिला रीवा के अपराध क्रमांक 0190/2015 के आरोपी राजस्व निरीक्षक सर्किल डबौरा श्यामलाल कोरी पिता गणेश प्रसाद कोरी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बहरी जिला सीधी मध्य प्रदेश हाल मुकाम डबौरा रीवा को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए विशेष न्यायालय लोकायुक्त श्री गिरीश दीक्षित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माना एवं धारा 13 के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। आपको बता दें कि मीडिया प्रभारी मोहम्मद अफजल खान ADPO रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता श्री राम मुनि तिवारी पिता राम बदन तिवारी उम्र 27 वर्ष निवासी सोहावल थाना पनवार रीवा ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम सोहावल खुर्द में शिकायतकर्ता राम बदन तिवारी ने अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिए श्यामलाल कोरी राजस्व निरीक्षक डबौरा को उक्त जमीन का सीमांकन करने के लिए आवेदन दिया था। शिकायतकर्ता के पिता ने उसको जमीन जायदाद के देखरेख के लिए एक लिखित अधिकार पत्र दिया। शिकायतकर्ता जमीन के सीमांकन के सिलसिले में श्यामलाल कोरी राजस्व निरीक्षक डबौरा से मिला तो उन्होंने शिकायतकर्ता से 6000 रुपये की रिश्वत मांग की थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त की टीम को दी गई। वहीं लोकायुक्त की टीम ने आरोपी श्यामलाल कोरी को रंगे हाथ धर दबोचा। लोकायुक्त ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें आज विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सचिन द्विवेदी द्वारा शासन की ओर से मामले में प्रस्तुत किए साक्ष्यों एवं प्रभावी तर्कों से सहमत होते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान गिरीश दीक्षित ने आरोपी राजस्व निरीक्षक को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए उपयुक्त सजा से दंडित किया है। प्रस्तुत है सचिन द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। राजस्व निरीक्षक को सजा सुनाई गई है न्यायालय द्वारा, क्या है पूरा मामला? आज माननीय विशेष न्यायालय PCX श्री गिरीश दीक्षित द्वारा श्यामलाल कोरी RI डबौरा सर्किल को इनको करप्शन एक्ट के तहत रिश्वत मांगने और रिश्वत प्राप्त करने का दोषी पाया गया है और अलग अलग धाराओं में 4 साल की और 3 साल की सज़ा दी गई और इन्हें जेल भेज दिया गया। मामला ये था कि राम बदन तिवारी थे। राम बदन तिवारी की ग्राम सोहावल खुर्द में 50 एकड़ ज़मीन थी। वो उस ज़मीन का सीमांकन कराना चाह रहे थे। उन्होंने उसके लिए जो सीमांकन शुल्क होती है वो सब जमा कर दी थी। जब उनके बेटे राम मुनि तिवारी श्यामलाल कोरी से मिलने जाते हैं तो श्यामलाल कोरी उस सीमांकन करने के एवज में 6000 रुपये रिश्वत की मांग करते। राम मुनि ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से की। उन्होंने मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन के बाद दिनांक 19/5/2015 को ये श्यामलाल कोरी जब अपने आवास पर थे और इन्होंने शिकायतकर्ता से रिश्वती रुपए प्राप्त किए, उसी समय ट्रैप टीम ने इनको धर दबोचा। मामला माननीय कोर्ट के समक्ष चला, जिसमें आज
10 तारीख को अगस्त माह में इनको जेल भेज दिया गया। नाम बताइए। सचिन द्विवेदी। सिविल अस्पताल त्योथर में पदस्थ कर्मचारियों की लापरवाही हुई उजागर। अस्पताल बंद होने पर रास्ते में ही बच्चे को दिया जन्म। आपको बता दें कि जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था में फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। मामला त्योथर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां चिकित्सकों की गैर मौजूदगी के कारण प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को लौटा दिया गया। तत्पश्चात महिला ने रास्ते में ही एक प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दिया, जिसमें बच्चे की अब मौत हो चुकी है, जिन्हें जीएमएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि त्योथर के वार्ड नंबर 10 निवासी आदिवासी गर्भवती महिला अपना इलाज कराने आई थी, जिसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। महिला करीब 7 माह की गर्भवती थी, उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। अस्पताल पूर्णतः बंद था, सभी डॉक्टर कर्मचारी नदारद थे। काफ़ी देर तक प्रतीक्षा उपरांत असहनीय दर्द के कारण परिजन उसे प्राइवेट अस्पताल लेकर जाने लगे। तभी बस स्टैंड त्योथर पहुंचते ही महिला ने एक प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दे दिया। तत्पश्चात परिजन दोनों को लेकर निजी क्लिनिक पहुंचे, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर प्राइवेट चिकित्सकों ने गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा रेफर कर दिया। यहां पर दोनों का उपचार किया जा रहा था, तभी बच्चे की मौत हो गई है। पूरे मामले पर स्थानीय लोगों ने सत्ता पक्ष के साथ साथ विभागीय कर्मचारियों पर जमकर हमला बोला। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी को फुर्सत ही नहीं है कि विधानसभा के लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे पाएं। हम लोगों की हमेशा से यही मांग रही है कि त्योथर सिविल अस्पताल पर योग्य अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति कर लोकल कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाए और बीएमओ को मुख्यालय में ही रहने का दिशा निर्देश जारी किया जाए। वहीं जब इस मामले में एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने तहसीलदार से जांच कराने की बात कही है। प्रस्तुत है परिजनों सहित एसडीएम से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी एक डिलीवरी केस हुआ है बस स्टैंड में, ये क्या पूरी घटना थी? कुल मिला है कि अस्पताल में क्यों रहते नहीं। तो क्या कुछ हुआ इनके साथ? ये अस्पताल गए थे तो क्या हुआ वहाँ पे? अस्पताल में गे रहे होंगे, ना डॉक्टर रहे होंगे, ना नर्स रही होंगे, कुल लौटी आए जात रही होंगे घरे। अच्छा, तो रास्ते में ही हो गया? रास्ता में बस स्टैंड में बेचारी है, फटाफट रही कहाँ लेके गई। अच्छा, तो आप लोगों ने डॉक्टर से बात करने की कोशिश किया? डॉक्टर जब हुआ क्यों है ही नहीं है, ना नर्स ना डॉक्टर, कोई नहीं था डॉक्टर। ये अभी 2 दिन पहले मुझे रात में फ़ोन आया था और ये शायद मीडिया के माध्यम से भी मुझे पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई है। हालांकि मैंने जब बीएमओ से बात करी तो उन्होंने ये बताया कि उस समय जब ये गई उस समय वहाँ स्टाफ नर्स मौजूद थी और शायद अंदर नहीं गए और बाहर से उनको लेके चले गए और प्री मैच्योर उनका जो भी डिलीवरी थी वो हुई थी, इस वजह से बेबी की डेथ हुई है। लेकिन जो और फैक्ट्स आए हैं और मेरे पास इस संबंध में आवेदन भी आया है, कल ही कोई आकर आवेदन किसी ने दिया था, तो मैंने अभी इसमें नायब तहसीलदार सतीश को मार्क किया है, जो इसकी जांच करके और मुझे फैक्ट्स के साथ बताएंगे कि एक्चुअल में वहाँ ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ नर्स वगैरह थे कि नहीं थे और उनको अटेंड क्यों नहीं किया तत्काल ही। तो जांच होकर आ जाती है, कोई भी व्यक्ति यदि इसमें दोषी है तो फिर उस अनुसार जो इस पर कार्रवाई होगी। मेरे स्तर की है तो मैं करूँगा, नहीं तो कलेक्टर सर को बताएंगे। सर, मुख्यालय से बीएमओ साहब आए दिन नज़ारत रहते हैं और कई, चाहे रायपुर सोनौरी हो चाहे यहाँ, हमेशा जो है ये स्थिति हमेशा की बनी रहती है कि सिर्फ कागजों पे कर्मचारी रहते हैं। तो सर, इस पे आप क्या कदम उठाएंगे? मैं इसमें बात करता हूँ बीएमओ से भी और सीएमएचओ साहब को भी इससे अवगत कराता हूँ। धर्म बदलकर युवती का अपहरण बंधक बनाकर किया बलात्कार। सिटी कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी से जारी है पूछताछ। आपको बता दें कि धर्म बदलकर एक युवती का युवक ने अपहरण किया और उसे यूपी में बंधक बनाकर बलात्कार करता था। उसके धर्म की सत्यता सामने आने पर युवती किसी तरह उसे चकमा देकर वापस आ गई और परिजनों को घटना की जानकारी दी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली युवती 5 अप्रैल की सुबह घर से निकली थी, जिसके बाद लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चलने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई। 2 दिन पूर्व यूपी रहस्यमय ढंग से वापस लौट आई। उसने परिजनों को जो घटना बताई उसे सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे युवती को लेकर थाने पहुंचे, जहां युवती ने घटना की शिकायत दर्ज कराई है। उक्त युवती का आरोपी अफजल खान पिता सरफराज खान निवासी पथरिया थाना मऊगंज ने अपहरण किया था। आरोपी ने उसे अपना नाम राज रावत बताया था और उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी युवती को ट्रक में बैठाकर फतेहपुर उत्तर प्रदेश ले गया, जहां मैदा मील के पास किराए का कमरा लेकर रखे हुए था।
उसे 3 माह तक घर में रखे था और उसके साथ बलात्कार करता रहा। युवती को घर से बाहर नहीं निकलने देता और जब भी बाहर जाता तो कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता। जैसे युवती को सत्यता का पता चला तो वह युवक को चकमा देकर वापस आ गई। फतेहपुर से प्रयागराज आई और वहां से चाक घाट आने के बाद अपने घर पहुंची। युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है, जिससे घटना के संबंध में पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें, युवक से युवती का मोबाइल में परिचय हुआ था। युवती के मोबाइल पर जनवरी महीने में युवक का रॉन्ग नंबर लग गया था, जिसमें युवक ने अपना परिचय राज रावत निवासी चिरौला मंदिर बताया था। इसके बाद ये अक्सर युवती को फ़ोन लगाता और उसके साथ बात करता था। 1 महीना बाद उसने युवती को चिरौला मंदिर में मिलने के लिए बुलाया था। उसने यूपी को धोखे में रखकर प्रेम जाल में फंसा लिया, जहां 3 महीने तक आरोपी ने उसे बंधक बनाकर दरिंदगी की। वहीं आपको बता दें कि आधार कार्ड से इस घटना का खुलासा हुआ है। आरोपी उक्त युवती को हमेशा कमरे के अंदर ही बंद रहता था और उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। एक बार उसका आधार कार्ड घर में छूट गया तो युवती के हाथ लगा। उसमें युवक का सही नाम व पता लिखा हुआ था। आधार कार्ड देखकर उसके होश उड़ गए और वहीं किसी तरह युवक के चुंगल से निकलने की योजना बनाने लगी। एक दिन वह चकमा देकर घर से भाग गई। वहीं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया है कि युवती को आरोपी शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। उसने अपने धर्म की पहचान छुपाई और उसे कमरे में बंद करके बलात्कार करता था। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उससे घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, ये एक कोतवाली क्षेत्र में एक बालिग लड़की थी जो चली गई थी पहले किसी व्यक्ति के साथ में, तो उसकी परिजनों की रिपोर्ट पर से गुम इंसान रजिस्टर्ड किया गया था। उसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसके बाद चाक घाट पुलिस के पास वो लोग पहुँचे थे दोनों। कोतवाली पुलिस को खबर हुई। कोतवाली पुलिस के साथ साथ लड़की के परिजन भी चाक घाट गए थे और चाक घाट से उस लड़की को लेके आए। उसके बाद कोतवाली में उन्होंने बयान दिया। बयान में उसने बताया कि मैं करीब 2-3 महीने पहले ऐसा चली गई थी। उस व्यक्ति के नाम जो था उसमें पहले कुछ दूसरा नाम बता रखा था। जब वो उत्तर प्रदेश में उसके साथ रह रही थी तो उसका आधार कार्ड उसके हाथ में लगा, तो उसने देखा था कि इसका जो नाम है उसमें खान लगा हुआ है। और उसको ये जानकारी लगने के बाद फिर वो प्रयास कर रही थी वापस आने का। उसी प्रयास में वापस आई थी। उसकी रिपोर्ट पर से कोतवाली पुलिस में 376 का प्रकरण पंजीबद्ध किया और उस आरोपी को लेकर थाने आए पूछताछ के। उसको अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा कर दी गई है। बच्ची अभी अपने परिजनों के पास है और आरोपी जो है वो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई में है। जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कराने सपाक्स पार्टी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम तहसीलदार यतीश शुक्ला को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि आज सपाक्स पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपनी मांग रखते हुए बताया कि विगत 70 वर्ष से जातिगत आरक्षण चल रहा है, उसके अध्ययन एवं समीक्षा के लिए एक आयोग गठित किया जाए, जो वह समीक्षा करेगा कि इसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ जातियां ही उठा रही हैं। ये समाज के सभी कमज़ोर वर्गों को उसका लाभ मिल रहा है। कौन सी जातियां किस वर्ग में रहना चाहिए और कौन सी जातियां बाहर होनी चाहिए, तथा आरक्षण सीमा 50% से अधिक नहीं होने के सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्णय एवं ये प्रत्येक सेक्टर में लागू होने चाहिए, चाहे नियुक्तियों में भर्ती हो, चाहे हॉस्टल हो, अधिसूचित क्षेत्र हो या राज्य स्तरीय संभाग जिला के कैडर हों। किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आरक्षण में ये 50% की सीमा पार नहीं होनी चाहिए तथा आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग में प्रथमता क्रीमी लेयर निर्धारित की जाए। जो गरीब है उन्हें आरक्षित पदों पर आवेदन करने की अनुमति दी जाए तथा उनका चयन उसी श्रेणी में किया जाए। प्रस्तुत है सपाक्स पार्टी के अध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार। आज सपाक्स पार्टी जिला इकाई रीवा द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन मुख्यतः जातिगत आरक्षण के विरोध में सौंपा गया है। सपाक्स पार्टी का मानना है कि जातिगत आरक्षण समाज से समाप्त होना चाहिए एवं आर्थिक आधार पर इसे लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती। गरीब गरीब है, उसको भी समाज में बराबर अवसर मिलना चाहिए और क्रीमी लेयर आरक्षण बंद होना चाहिए और जिसे एक बार आरक्षण मिल गया है उसे दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हें मौका मिल सके
और समाज के सभी लोगों का कल्याण हो सके। इस हेतु आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और 17 तारीख आगामी 17 अगस्त को हम लोगों के द्वारा बड़ा रैली कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से हम जन जागरूकता एवं एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसा क्या कारण है कि मतलब ज्ञापन के टाइम पर पार्टी जगती है, बाकी नजर नहीं आती कहीं पार्टी? क्या कहें? पार्टी अपने स्थान पे सदैव जागृत है। आप देखिए, जब कहीं भी अत्याचार होता है तो पार्टी सामने रूप से आती है। पार्टी का अंदरूनी विकास कार्य चल रहा है, जन अभियान चल रहा है और इसी का आप नतीजा देखिए कि 2018 में भाजपा सरकार सत्ता से बाहर रही और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरीय चुनाव एवं ग्रामीण चुनाव से पीछे हट रही है। ये केवल कारण है पार्टी के हमारी उपस्थिति का। शुभ नाम? अभिषेक सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा।